चले जी, आज की डिस्कशन का आगाज करते हैं। पिछली क्लास में हमने शायद क्वेश्चन नंबर 13 तक अटेम्प्ट कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू गो स्ट्रेट टू द क्वेश्चन। जरा जल्दी जल्दी देखते हैं कितने हमसे क्वेश्चंस हो सकते हैं इन द रिमेनिंग टाइम। पेपर है अक्टूबर नवंबर एक। ये वही पेपर है जो पिछली क्लास में हमने शुरू किया था। एंड द पेपर इज अक्टूबर नवंबर 2025। लेटेस्ट पेपर है, वेरिएंट 12 है। लेट्स डू दिस। क्वेश्चन नंबर 14. Which statement about center of gravity is correct? Objects with a center of gravity at the same height are less stable when the base is larger. Base जितनी बड़ी होती है, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। याद करते हैं, स्टेबिलिटी किन दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ center of mass. Also, stability is directly proportional to बेस एरिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का बेस एरिया जितना ज्यादा होता है वो उतना स्टेबल होता है, मतलब उसको गिराना उतना ही मुश्किल होता है। ऑल्सो स्टेबिलिटी जिस ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा होती है उसका हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना ही नीचे होता है। तो दिस शुड हैव बीन एन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। हाइट जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होती है, और अगर ज्यादा स्टेबल चाहिए तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास कम होनी चाहिए। दैट इज वाई जो बिल्डिंग्स हम बनाते हैं वो जनरली नीचे से वाइडर होती हैं, ऊपर से थिनर होती हैं, ताकि वो स्टेबल रह सके। ओके, सो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। ऑप्शन बी में लिखा है ऑब्जेक्ट्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द सेम हाइट आर मोर स्टेबल व्हेन द बेस इज लार्जर। दिस इज मेकिंग द करेक्ट सेंस। ऑब्जेक्ट्स विद हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड स्मॉलर बेसिस आर मोर स्टेबल, ये बात गलत है, वो ज्यादा लेस स्टेबल होंगे। ऑब्जेक्ट्स विद आइडेंटिकल बेसिस आर मोर स्टेबल व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हायर, ये बात भी गलत है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ऊपर होता जाता है उतना ही अनस्टेबल होते जाती हैं ऑब्जेक्ट्स। तो करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ एज अ स्टूडेंट, समबडी हु हैज बीन थ्रू दिस माई सेल्फ, कोई रूल नहीं है, कोई रिलायबल बात भी नहीं है, लेकिन इन माई एक्सपीरियंस आंसर बी और सी जरा ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ए एंड डी। ये ऐसे मैंने एक फन फैक्ट ऑब्जर्व किया था while I was trying to solve the paper. B's and C's are more probable answers as compared to A and D. तो जब कुछ भी ना समझ आ रहा हो, तुक्का मारना हो, तो try to choose from B and C. गारंटी कोई नहीं है कि ठीक होगा, लेकिन हो भी सकता है। Question number 15. Energy stored in batteries, fuel and food. What is the name of this energy store? Yes, chemical. Everything has chemical bonds in it. और एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे फ्यूल, बैटरीज और फूड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स ग्रेट। दिस हियर इज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, रीड इट वेरी केयरफुली। A rocket has mass m when empty. Okay, ये रॉकेट का मास है। रॉकेट कैरीज एन एडिशनल मास m ऑफ फ्यूल, यानी टोटल मास हो जाएगा m प्लस m। द रॉकेट एंड फ्यूल ट्रेवल एट अ स्पीड v। रॉकेट की भी यही स्पीड है, फ्यूल की भी यही स्पीड है। When the engine of the rocket is fired, all of the fuel is expelled and the speed of the rocket increases to 2v. अच्छा, रॉकेट की स्पीड बढ़ चुकी है। What happens to the kinetic energy of the rocket? Salar will help me solve this. Kinetic energy of the rocket निकालना है। kinetic energy का फॉर्मूला बेहतरीन हो गया। kinetic energy होता है हाफ एम वी स्क्वायर। रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी बाद वाली और रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी पहले वाली पता चल जाए तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पता चल जाएगा किनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, है ना। ये रॉकेट का इनिशियल मास है, मास ऑफ रॉकेट, और ये रॉकेट की इनिशियल स्पीड है। बाद वाली स्पीड ये हो गई है। अटेम्प्ट करके देखें जरा कैसे होगा। मैंने आपको इसका पूरा जो लॉजिक है वो बता दी है, जरा सॉल्व करके देखें आंसर क्या निकलता है। कल ही बताया तुम्हें ये, नाअहल आदमी। ऐसे कह सकते हैं फाइनल काइनेटिक माइनस द इनिशियल काइनेटिक, तो पता चल जाएगा काइनेटिक एनर्जी में कितना फर्क पड़ा है। हाफ
रॉकेट का मास है m और फाइनल वेलोसिटी है 2v, इसका स्क्वायर कर लें। नहीं, रॉकेट का मास m है। रॉकेट के जरिए मास तो आपसे किसके बारे में पूछा गया है? रॉकेट के बारे में पूछा गया है, यू शुड फॉलो रॉकेट वाली बात। ओके और बाद वाली जो सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है दैट्स गोइंग टू बी हाफ m इनटू पहले वाली स्पीड है v स्क्वायर। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करने की बजाय मैं सिर्फ इन वैल्यूज को कंपेयर कर लूं, क्योंकि मुझसे ना कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं मांगा गया ऑप्शंस में, राइट? कोई न्यूमेरिकल आंसर्स नहीं मांगा गया, इसलिए सब्ट्रैक्ट करने की बजाय ना मैं इनको सेपरेटली कैलकुलेट कर लेता हूं बस। दैट टेल्स मी हाफ m 4v square and this is half m v square। तो क्या आप ये देख सकते हैं 1/2m और v square, isn't this equal to the initial kinetic energy? फाइनल काइनेटिक में ये एक 4 एडिशनल है जो आ रहा है, बाकी हाफ एम वी स्क्वायर तो वही है जो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के 4 टाइम्स है। एक दफा फिर से देखें। ओके ये ले, लेट्स ट्राई दिस अगेन। फाइनल काइनेटिक कैसे निकलेगी? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक कैसे निकलेगी? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। मुझे बताएं रॉकेट का फाइनल मास कितना है? रॉकेट का मास, रॉकेट तो जितना मास पहले था उतना ही बाद में है। रॉकेट का मास है m। रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, कहीं गिवन है? 2v। और इनिशियल काइनेटिक कितनी है? रॉकेट का मास कितना था इनिशियली? रॉकेट की काइनेटिक की बात करनी है तो उसमें फ्यूल का मास इंक्लूड नहीं होना चाहिए। फिर v का स्क्वायर ले लें यहां से, हाफ m 4v स्क्वायर। यहां से जो ये वाला 4 है मैं इसको साइड पे लिख लेता हूं, 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर बनता है। और ये हाफ एम वी स्क्वायर जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, ये एग्जैक्टली वो बन रहा है ना इधर। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो पता चला इट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। That should be your correct answer. Sunera, do you understand what's happening? ईमान, कहां से मुश्किल लग रहा है? फैक्टर ऑफ 4 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इसको, मैथ में नहीं पढ़ा फैक्टर्स, बस वही मतलब है इसका। आशिम, ओके? After I am done with the question, I wait for your responses. Give me something. Is it okay? Should I move on to the next one? चलो बेहतरीन हो गया। ऑल्सो ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें पता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के स्क्वायर के। रॉकेट की इनिशियल स्पीड थी v, बाद में हो गई 2v। और जब वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स ही इंक्रीमेंट आएगा ना। Hence the correct answer needs to be increases by a factor of 4. Okay, Hasan, happy? Okay. जल्दी से डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी, उमर, एफिशिएंसी की डेफिनेशन। सी में कहते हैं यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट। आई थिंक ये बात बिल्कुल ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 18। An object of mass m is lifted through a vertical distance d in a time t. Which equation is used to calculate the power? क्या नाम है मैडम आपका? जायरा, जाइना, जाइना। P, power. What is the formula for that? Power equals to work done over time. Umar, if I see you laugh about something, talk about something, I'm going to throw you out. ठीक है? Now, tell me, when an object is lifted upwards, which energy am I talking about? Gravitational potential energy. Also, work done is equal to energy. तो वर्क की जगह पर मैं एनर्जी लिख सकता हूं। ओके, तो एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा है?
mgh डिवाइडेड बाय t। अब यहां पर हाइट कहा जा रहा है, दैट इज इक्वल टू d। सो विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन? d is the correct option. Is that okay, ladies? आमिश ठीक है? हैप्पी? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साथ साथ मेमोराइज करते जाए जी। आई कैन डू दैट एब्सोल्युटली। देखो, लुक एट द थॉट प्रोसेस। दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक है थॉट प्रोसेस और दूसरा है फॉर्मूलाज। ओके, व्हेन आई रेड द क्वेश्चन माय ब्रेन काइंड ऑफ अनफोल्ड्स, इट ट्राइज टू रिकॉल पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला वर्क टन ओवर टाइम, या फिर एनर्जी ओवर टाइम भी हो सकता है, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स। The next thing I notice in this question is when an object is lifted upwards, तो कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी की जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डाल देते हैं, टाइम ऑलरेडी डिवाइड हो रहा था। इज दैट ओके? व्हाट्स योर नेम? युसरा। ओके युसरा, आई होप यू आर विद मी। लेट्स मूव ऑन। मरियम, आर यू सॉल्विंग इट विद मी? पेपर पे कर लो ना, रजिस्टर खोलो उस पे कर लो, कुछ नहीं होता। ये पेपर का रेफरेंस दो। व्हेन आई वाज इन माय ओ लेवल, में जुम्मे की नमाज पढ़ने गया, वहां पर किसी ने पॉम्फलेट्स प्रिंट करके ऐसे डाले हुए थे बहुत सारे, मैं उठा के ले आया। तो क्योंकि उसकी बैक साइड खाली होती ना, तो आई डिड माय प्रैक्टिस ऑन दैट। आई सेव्ड मनी। मैं कंजूस था, मैं गरीब था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19, उमर विल हेल्प मी सॉल्व दिस। A block of wood is placed on a bench. The pressure exerted on the bench due to the block is 1.0 pascals. कल मुझे बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया किसने, कहता है चैप्टर मैंने आपके नोट से पढ़ा था, कख नहीं समझ आई। वाह यार, नाइस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू हियर। एनीवे, ये ब्लॉक इस बेंच के ऊपर रखा हुआ है, गौर से सुनिएगा, हो सकता है समझ आ जाए। इस ब्लॉक का कौन सा पार्ट ऐसा है जो बेंच के साथ कांटेक्ट में है? ये वाला है ना, है ना? आर यू श्योर? ओके, उमर विल हेल्प मी रिकॉल द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। हाँ, शाम तक वक्त है हमारे पास, लगाओ टाइम। उससे पूछा है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। आई थिंक मेरे नोट्स में यही लिखा होगा फॉर्मूला, बाकी तो अंडरस्टैंडिंग है ना आपकी, कॉमन सेंस। एनीवे, when the block is placed on a surface, the block applies a force on the surface. वो फोर्स कितनी होनी चाहिए? If you stand on the ground, you apply a force equal to your weight on the ground. Okay, तो मैं ये कह सकता हूं फोर्स की जगह पर वेट ओवर द बेस एरिया, ये वाला है बेस एरिया। Everybody is with me so far? This is not a very straightforward question. It might require a little bit of working. एक बात अब आपको बताने वाला हूं जो असूलन आपको पहले से पता होनी चाहिए थी, जो आपको नहीं पता, पता होगी, याद नहीं है। सेंटीमीटर्स को मीटर्स में ले जाने के लिए व्हाट डू यू डिवाइड इट विद 100, है ना? पता है सबको? मीटर से सेंटीमीटर्स में आने के लिए यू मल्टीप्लाइड विद 100, पता है? सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए यू डिवाइड इट विद 100 स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर तक जाने के लिए यू मल्टीप्लाइड विद 100 का स्क्वायर। इसी तरह सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए क्या करेंगे? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? डिवाइडेड विद 100 क्यूब, और वापस आने के लिए यू मल्टीप्लाइड विद 100 क्यूब। दैट्स इंपॉर्टेंट, बार बार ये कन्वर्जन करनी पड़ती है, वी ऑफन गेट इट रॉन्ग एज वेल। The area of the block in contact with the base is A. अच्छा, that's the area A. Which statement is possible? देखो, pressure exerted on the bench due to the block is this much.
ये एक प्रेशर बता दिया है, ये एक एरिया बता दिया है। आपसे कहते हैं विच स्टेटमेंट इज पॉसिबल। अब चार ऑप्शंस है, मैं ऑप्शन सी से चेक करना शुरू करता हूं। लेट्स चेक। ऑप्शन सी में लिखा है वेट ऑफ द ब्लॉक इज 1 न्यूटन एंड ए इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, देखते हैं जरा प्रेशर कितना बनेगा। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। फोर्स है 1 न्यूटन, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट शुड आई डू विथ सेंटीमीटर स्क्वायर? That's great. I'm going to divide it with 100 का square. What's your name? Aliza. 100 स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 रह जाएगा सिर्फ। मैथ आती है थोड़ी बहुत इतनी। That gives me 10,000 पास्कल्स। मतलब अगर ये ऑप्शन ठीक होती ना तो प्रेशर तो 10,000 पास्कल्स आना चाहिए था। प्रेशर है कितना असल में? 1। तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है ना, है ना, है ना। चलो आगे चलें। लेट्स ट्राई वेट ऑफ द ब्लॉक। ऑप्शन डी चेक करके देखते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये ऑप्शन ठीक है। मैंने ऐसी क्विकली मेंटल कैलकुलेशन भी कर ली थी और कल भी सॉल्व किया मैंने इसको। वेट है 1 न्यूटन और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। नाउ अलीजा, अब ये 1 मीटर स्क्वायर को कुछ करना पड़ेगा। क्यों? Because it's already in meter. That's great. The correct answer is going to be 1 Pascal. Isn't that what we needed? Yes. Correct answer D होना चाहिए। ठीक है, चलो let's try question number 20. This time you first attempt the question, take 1 minute and then I will attempt it for you. चलो शाबाश। For 1 minute, I want to see you all working on your notebooks. Even if you don't have the printouts, it's okay. मैं पिछली क्लास में बताया था, या तो प्रिंट कर लें या रजिस्टर के ऊपर पेपर का जो रेफरेंस है वो लिखें और अपनी रफ वर्किंग करना शुरू कर दें। Attempt it. I'm here for you. The question says different liquids are poured into 4 different containers. In which container is the force exerted by the liquid at the bottom of the container the greatest? Area given है, density given है, depth of the liquid given है। अच्छा, अब मैं इसको ये यूज करेंगे। सर मुझे ये वैल्यूज देख के ना मेरे जहन में आ रहा है कि एक तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया यूज हो सकता है क्योंकि फोर्स नीचे जा रही है शायद, है ना। और दूसरा प्रेशर इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट यूज किया जा सकता है क्योंकि बहुत ही वैल्यूज है। सर इस सेंटीमीटर को चेंज करें, किस लिमिटेड क्यूब सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर्स तो हर तरफ मौजूद है, लेफ्ट को भी होगा राइट पे भी मौजूद होगा सेंटीमीटर्स में। तो कन्वर्ट ना करके देखें क्या होता है और कन्वर्ट करके देख लें क्या होगा। सेंटीमीटर ओके, कर लें फिर, जरूर करें कन्वर्ट। हो सकता है सेंटीमीटर नहीं मीटर भी जी, Force over area over the density multiplied by height. मैं आपको एक रेकमेंडेशन देता हूं। उसने क्वेश्चन में कहा है फोर्स एक्सर्टेड ग्रेटेस्ट किस में है। ये तो नहीं कहा कि फोर्स की वैल्यू कितनी है ना, ये तो नहीं मांगा कि फोर्स की वैल्यू कितनी है। इफ यू मेक एन एरर इन कैलकुलेशन एंड यू स्टे विद इट
तब भी जो एंड पे आंसर्स आएंगे ना, उनको यूज करते हुए आप अपना फाइनल आंसर कंक्लूड कर सकेंगे कि किसकी फोर्स सबसे बड़ी है। आपको कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असूलन अगर फोर्स की वैल्यू निकालनी होती तो यू शुड कन्वर्ट इट, ताकि ऐसा यूनिट्स में आंसर आए। लेकिन यहाँ क्योंकि फोर्स की वैल्यू नहीं मांगी जा रही, यहां सिर्फ यही पूछा जा रहा है कहां पर ग्रेटेस्ट है। ना कन्वर्ट करें तब भी आप अपना आंसर कंक्लूड कर सकेंगे। आंसर बोलो इसका क्या है? डी। नहीं, चेक करके बताओ क्या है आशिम। क्वेश्चन नंबर 20 है ये जी। ओके, लेट्स। यहां से डी निकाला आपने, फिर बी निकाला था, ए निकाला था। ओके, लेट्स सी। मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं, देखते हैं क्या कैसे होगा ये। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया होता है, और प्रेशर इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू एच होता है। फोर्स ओवर एरिया और डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू एच, इनको आपस में हम इक्वेट कर सकते हैं। फोर्स ओवर एरिया इक्वल्स टू डेंसिटी ग्रेविटी हाइट, है ना। फोर्स निकालने के लिए डेंसिटी को, ग्रेविटी को और हाइट के साथ एरिया मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि यूनिट्स को कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन यहां पर चूंकि फोर्स की एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ ये बताना है कि कहां फोर्स लार्जेस्ट है, तो बगैर कन्वर्ट किए भी पता चल जाएगा। कैसे? एरिया है 10, डेंसिटी है 1.3, डेप्थ है 50। 10, 9.81, 50, 1.3। लेकिन जी जरा चेक करें एफ की क्या वैल्यू आती है, 6370। ये असल में फोर्स की वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी बाकी चीजें अपने एसआई यूनिट्स में नहीं थी, लेकिन ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर है विच विल हेल्प अस कंपेयर पहली और आखिरी ऑप्शन। लेट्स ट्राई ऑप्शन डी नाउ। फोर्स इक्वल्स टू 50 इंटू 9.81 इंटू 0.92 इंटू 75 जी। 5 12544। बता दें जी, ऑप्शन ए ज्यादा बड़ी है कि ऑप्शन डी ज्यादा बड़ी है? तो डी सही आंसर होना चाहिए ना। इग्नोर भी कर सकते हैं, चलेगा। इसका फाइनल आंसर 33810। तो अभी भी तो ये ऊपर वाली से बड़ी है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे इस बात की इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि वैल्यू क्या आ रही है, हमें तो फाइनल रिजल्ट्स की सिर्फ अमाउंट्स को कंपेयर करके बताना है किसमें फोर्स बड़ी है। इज दैट ओके जी? वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? क्या तू सुना गया था? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना खुश हो रहा है? छोड़ दी? हिम्स छोड़ दिए लेकिन अच्छा, फिजिक्स पढ़ रहा है? सर वो 20 में आ गए। हालात नाजुक थे मेरे। आपको देख के कह रहे हैं मेरे सर ये खुश है, खुश बच्चा है। नहीं सर, या बड़ी याद आती है मुझे तेरी वहां पे। सर कोई तंग करने वाला ही नहीं है अब मुझे। कोई भी नहीं है सर। सब चले गए, तंग करने वाले सब निकल गए, कौन निकल गए? फिजिक्स छोड़ गए। काफी बच्चे हैं, काफी बच्चे। सर लेकिन देखिए मैं आपके किधर गया? साथ तक किधर गया? सर मैं सर शेर से प्राइवेट ही पढ़ रहा हूँ Private सर। चल मजे कर, सर आप नहीं एंजॉय कर। ऑनलाइन मैं वगैरह पढ़ाता रहते हैं? हूँ, वहीं से पढ़ना है आप। चेक करना है तुझे, पता चलेगा। क्या पता चल रहा होगा अभी तक? इंशाल्लाह सर ईएस का ईएस देना भी नहीं। ना दे, जुल्म ना करिए अपने ऊपर। नहीं सर अच्छी तैयारी। चल ठीक है, जा अच्छी तैयारी ऐश कर। लो भाई, करेक्ट आंसर फिर डी होना चाहिए एज कंपेयर टू ए। डी की वैल्यू ज्यादा आ रही थी, इसलिए डी मस्ट बी प्रोड्यूसिंग मोर फोर्स। लेट्स मूव ऑन। कितने बच्चों वाले सवाल है, जल्दी से। क्या नाम है आपका? उस्मान? उस्मान मेरा नाम नहीं डबोना। क्वेश्चन नंबर 21, उस्मान साहब। क्यों? Sir, arrangement of particles random direction dash ओके, dash and the force is G or E. ओके। But I think that
ओके, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ये आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब सॉलिड लिक्विड गैसेस की आपको प्रॉपर्टीज पता हो। सो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अगर रैंडम है तो वो ऐसा तो गैस में होता है। फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, गैस की फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के बराबर, और एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम एक्सपेंशन होती है। तो ऑप्शन 1 जो है वो गैस है, सॉरी, कॉलम 1 नीड्स टू बी गैस, तो वो तो ऑलरेडी 3 ऑप्शन है हमारे पास। 2 नीड्स टू बी वीकेस्ट एंड 3 नीड्स टू बी मैक्सिमम। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। लेट्स मूव ऑन। लवली क्वेश्चन। Air is trapped in a glass tube by a liquid. When the tube is horizontal, the length of the trapped air is 50 millimeters and its pressure is 1 into 10 power 5. इस वक्त एयर का प्रेशर है 1 into 10 की पावर 5 pascals. When the tube is vertical with the closed end downwards, the length of the trap air is 45. ये लेंथ कम क्यों हुई है? क्या वजह है? ऐसा एक पेपर 2 में क्वेश्चन आया हुआ है। वो कहते हैं जब इस ट्यूब को सीधा कर लिया तो ये लेंथ कम क्यों हो गई? क्योंकि ये जो थ्रेड ऑफ लिक्विड है इसका अपना वेट भी तो है ना। पहले वो वेट इधर एक्ट कर रहा था, ये एयर तो साइड पे थी, अब एयर उसके वेट के नीचे मौजूद है। दैट मींस द थ्रेड ऑफ लिक्विड विल नाउ बी अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द गैस, जिसकी वजह से गैस थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर व्हेन द ट्यूब इज वर्टिकल? व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द ट्यूब इज वर्टिकल? Yes, sir. जी, अच्छा, क्यों? ओके, पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, जब हमने यहां पर जब गैस को थोड़ा सा कंप्रेस किया है तो उसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, याद है? पहले ये इतनी वॉल्यूम थी गैस की, अब ये वॉल्यूम पहले से थोड़ी सी कम हो चुकी है। जब वॉल्यूम कम होती है तो प्रेशर तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए? पहले वाला प्रेशर 1 into 10 पावर 5 था, तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं हो सकती क्योंकि ये तो प्रेशर कम हो चुका है। हालांकि वॉल्यूम कम होने पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, है ना? एक कोई ऐसे फॉर्मूला थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। वॉल्यूम है कहीं? नहीं। आपको जो फॉर्मूला शीट दिया ना उसके अंदर लिखा हुआ था इन केस ऑफ पिस्टन्स या इन केस ऑफ सिलेंडर्स, ये P1V1 कन्वर्ट हो जाता है P1L1 इक्वल्स टू P2L2। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? बता तो रहा हूं जी। अच्छा, देखें कब अप्लाई होता है? जब गैस की बात कर हो रही हो, गैस की प्रेशर और वॉल्यूम्स की बात हो रही हो, वहां पर P1V1 इक्वल्स टू P2V2 अप्लाई होता है। क्या आपने ये स्कूल में पढ़ा है? 9th क्लास में पढ़ाया जाता है ये। ले जी, आपके लिए अर्ज कर देते हैं फिर से कि ये कहां से आया फॉर्मूला, मुझे बताएं। डू यू नो अबाउट दिस? दैट्स द बॉयल्स लॉ। लेडीज, डू यू नो अबाउट दिस फॉर्मूला? दैट्स द बॉयल्स लॉ। ओके, अब P इज, जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं इक्वल टू आता है और साथ एक कांस्टेंट आ जाता है और 1/v अपनी जगह, है ना? ये वाला v ऊपर जाके P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, P इंटू वी इक्वल टू अ कांस्टेंट, है ना? ये देखो, गैस का अपना जो प्रेशर था पहले उसको P1 कह देते हैं और जो वॉल्यूम थी उसको V1 कह देते हैं। बाद में जो इसका प्रेशर है उसको P2 कह लें और बाद वाली वॉल्यूम को V2 कह लें। सलार, ओके? ओके, क्या इसी इक्वेशन को ऐसे लिख लूं, P1V1 इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड P2V2 इक्वल टू अ कांस्टेंट? कांस्टेंट की का मतलब है कि वैल्यू सेम है उसकी, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, P1V1 इक्वल्स टू P2V2 को। एवरीथिंग ओके सो फार? नहीं समझ आएगा, आई एम राइट हियर, आई विल टेल इट टू यू अगेन, जस्ट आस्क मी। V1 की जगह पर ये कौन सी शेप है? सिलेंडर है।
एक बात ऐसी बताने वाला हूं जो A2 के बच्चे भी अक्सर पूछते हैं, ये क्या हुआ है। आपको कल मैंने बताया है शायद, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, जिसमें पाई आर स्क्वायर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड h इज द हाइट। याद आ रहा क्यों नहीं है? ऑलमोस्ट सिलेंडर, ओके, ऑलमोस्ट सिलेंडर। ले जी, वॉल्यूम की जगह लिख ले P1 इंटू एरिया इंटू L1 इक्वल्स टू P2 इंटू एरिया इंटू L2। एरिया के साथ मैंने 1 और 2 क्यों नहीं डाला? यस, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ 1 और 2 क्यों नहीं डाला? क्योंकि वो तो सेम रहेगा ना। एरिया और एरिया कट गया, फॉर्मूला बन गया P1 L1 इक्वल्स टू P2 L2। मेरे टीचर ने ओ लेवल में इसको एज अ सेपरेट फॉर्मूला नहीं बताया था, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अगर थोड़ी सी मैथ आपको आती है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से आप बड़ी कन्वीनियंटली ये इक्वेशन बना सकते हैं। हमेश कयामत याद आ रही है आपको? देखो, जब तक आप अपने आप को पिटी करते रहेंगे, ओ ये क्या हो रहा है, दैट्स टू मच। आप ओ लेवल में हैं, आपसे ABCD नहीं पूछी जा सकती, बड़े हो चुके हैं अब आप जी। अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाजा कब है आपकी फिजिक्स का? देखो, वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इट्स ओके, इट्स ओके। तो यहां पर ये क्या था? ये वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी था, तो फिर मैं वहां वेलोसिटी की बात क्यों करूंगा? ये वाला नशा करना है मैंने। पहले वाला प्रेशर है 1 × 10⁵, पहले वाली लेंथ थी 50 मिलीमीटर। मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि दूसरी साइड पे भी मिलीमीटर में लेंथ होगी। बाद वाला प्रेशर P2 निकालना है और लेंथ है 45। लो भाई, यहां से ये 45 यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या आंसर आता है? क्या आप लोग सब मेरे साथ हैं सिवाय जैन के? सिलेंडर है वो, isn't that a cylinder almost? इस जी, क्या हुआ? Are you in a wrong class? फिर we're still here talking about this. There's no point talking about something else. There's still 10 minutes remaining. So it's almost a cylinder, so we can use it. Estimation. चलो जल्दी से बता दो 23। X और Y वाली स्टेट चेंजेस बतानी है। Gas to liquid is boiling, is condensation, और Y solid to liquid. किसकी गलती है इसमें? ओह ओके, आई एम सॉरी। मेल्टिंग होना चाहिए, है ना? हाँ ये ना, ओके। इधर बहुत बातें हो रही हैं यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा। लगता है सवाल बहुत इजी हो गए। जरा चलें आगे, वेव्स और इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं आखिरी 5-10 मिनट। देखें, इलेक्ट्रिसिटी ट्राई करते हैं। ज्यादा आगे हो गया। लो भाई, लेट्स ट्राई दिस। 34। उठ के कुर्सी छोड़ के उधर आके होके बैठ। चल उधर हो, चल शाबाश। A resistor of resistance R is connected to a variable resistor, a voltmeter, and a power supply of EMF E. Okay. The resistance of the variable resistor increases from 0 to 2R. इनमें से वेरिएबल रेजिस्टर कौन सा वाला है?
ये एरो, ये सिंबल पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है। ओके, व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर? बड़े ध्यान से आपने प्रोसेस सुनना है। ओके, उमर जरा मुझे बताएं ये किस टाइप का एक सर्किट है? ये एक सीरीज सर्किट है। जब दो चीजें सीरीज में लगी हो तो इसी सर्किट को हम पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं, है ना? ओके, अब पोटेंशियल डिवाइडर का ये सीन होता है कि जो टोटल ईएमएफ हो दैट गेट्स डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू पार्ट्स। सही, द टोटल ईएमएफ इन अ सीरीज सर्किट दैट गेट्स डिवाइडेड अमंग्स्ट द रेजिस्टर्स। अब इसकी रेजिस्टेंस 0 से बढ़ा के 2R की है हमने। पहले इसकी रेजिस्टेंस 0 थी, तो क्या पहले ये कोई वोल्टेज यूज कर रहा होगा? नहीं। वोल्टेज इज लाइक एनर्जी दैट एवरी चार्ज पार्टिकल कैरीज। सो अगर पहले कोई रेजिस्टेंस ही नहीं थी तो इस डिवाइस ने कोई एनर्जी इस्तेमाल ही नहीं करनी थी। पहले इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 होनी चाहिए थी। फिर जब इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाया गया, दैट मींस नाउ इट विल कंज्यूम मोर एनर्जी। सो नाउ व्हाट हैपेंस टू द वोल्ट मीटर रीडिंग? It increases. Okay, let's see how many options says it increases. All of them. Okay, but let me recall the potential divider formula for you. Potential divider formula. Sunera, do you remember the potential divider formula? Now you should remember it. जो मैं बताने वाला हूं तो कोशिश करनी है कि आप आपके बाद आपको याद रहे। V out मतलब आउटपुट वोल्टेज जो किसी वोल्ट मीटर पे मुझे नजर आ रहा होगा, दैट इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज। मतलब जिस रेजिस्टर का वोल्टेज फाइंड करना है उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखें और टोटल रेजिस्टेंस नीचे रख दें, मल्टीप्लाई कर दें इसको टोटल ईएमएफ के साथ। तो नायरा हेल्प मी विद दिस। मुझे वी आउट चाहिए यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए, तो मैं कौन सी वाली रेजिस्टेंस ऊपर रखूं? 2R। आई शुड प्लेस 2R ऊपर, और नीचे नहीं, टोटल नीचे आनी चाहिए। R प्लस 2R। व्हाट इज द टोटल वोल्टेज बेटा? E. So this gives me 2R over 3R into E. R and R cancels out. This tells me the output voltage should be equal to 2 by 3E. तो correct answer कौन सी option है? C. बातें ना करो, निकाह करवा दूं तुम्हारा इसके साथ। Yes, ladies, are you with me? Look at this formula, nice and hard. गौर से देखें। जिस रेजिस्टर का वोल्टेज निकालना हो उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ऊपर रखी जाती है और टोटल रेजिस्टेंस नीचे रखी जाती है। तो यहां पर ये वी आउट का मतलब है आउटपुट वोल्टेज जो मुझे वोल्ट मीटर पे नजर आ रहा था। तो फिर ये वोल्ट मीटर किस रेजिस्टर के अक्रॉस लगा है उसकी रेजिस्टेंस ऊपर आनी चाहिए थी। हाँ जी, ठीक है। R1 is 2R and R2 is only R. That's how we solved this. Happy? Or do you pity yourself? Chalo, let's try question number 33. We have 4 minutes. Let's try to see how many questions we can squeeze in these 4 minutes. A cardboard tube has 2 wires, P and Q, connected to its ends. Inside the tube, wire P and wire Q are connected to 2 resistors. Acha. Inside there are 2 resistors. Potential difference between wire P and Q is 9. ये voltage दे दिया गया है और करंट ये दे दिया गया है। Which combination of resistors is inside the tube? Okay. देखो, मुझे नहीं पता कैसे करना है, लेकिन एक बात जरूर पता है, वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं ना तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है।
जल्दी से कैलकुलेटर यूज करें, सॉल्व करके बताएं। 9.0 डिवाइड बाय 0.75, व्हाट डू आई गेट? 12। 12। दिस टेल्स मी अंदर जो भी रेजिस्टर्स लगे हैं उन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस 12 होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स ट्राई। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 20 ओहम का रेजिस्टर और 30 ओहम का रेजिस्टर अगर पैरेलल में लगे हैं, हम चेक कर लें इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस। अगर 12 आ गई तो यही हमारा आंसर होगा, है ना? 12 है। ट्रस्ट मी, आई डिड नॉट नो इट, बट आई हैव डन इनफ प्रैक्टिस टू नो अक्सर आंसर सी या बी में से कोई एक होता। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एंड अप चेकिंग सी फर्स्ट। ओके, पैरेलल का कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/RT इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 है 20, R2 है 30 एंड RT, द टोटल रेजिस्टेंस 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 20 और 30 का एलसीएम 12 आएगा, 60। दैट्स ग्रेट। दिस बिकम्स 3 एंड दिस बिकम्स 2। अब रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 60 डिवाइड बाय 5, द आंसर इज 12 ओम्स। तो ऑप्शन सी में हमारे पास रेजिस्टेंस वही आ रही है जो यहां पर आ रही थी, इसलिए सी ठीक है। ओके आशिम, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था वो बोलो, वो अटेम्प्ट करें। 30 कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है, ये आसान है। 26 कर लेते हैं जी, चलें। लो इट 26। The table shows the speed and wavelengths for different sound waves in 4 different materials. Which waves are ultrasound waves? मरियम, अल्ट्रासाउंड क्या होता है पता है? जल्दी से बताओ, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो, अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब ज्यादा या बड़ा। अल्ट्रासाउंड मतलब साउंड से बड़ा कुछ होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड ऐसी वेव होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। आर यू विद मी? ओके, अब चेक ये करना है कि ये स्पीड और ये वेवलेंथ, ये स्पीड और ये वेवलेंथ, स्पीड और वेवलेंथ गिवन है, इनकी आप फ्रीक्वेंसीज निकाल लें। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से बड़ी होगी वो हमारा आंसर होगा। फिर से सी। ओके, ऑप्शन सी चेक करके देखते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए स्पीड को वेवलेंथ से डिवाइड करना पड़ता है। अब 2 में स्पीड है 1500 और वेवलेंथ कितनी है? 0.05। यू सॉल्व दिस, व्हाट यू गेट? 30,000। तो जी 30,000 तो 20,000 से बड़ी है, मतलब ये अल्ट्रासाउंड है ना? और नेक्स्ट नंबर 4 चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड ओवर लैम्डा। स्पीड है 6700, वेवलेंथ है 0.31। 21,000, तो इसका मतलब है ये भी 20,000 से बड़ी है, so C should be your correct answer. Is that okay? चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए आप उसको भी कंप्लीट करें ओवर द वीकेंड। ट्राई फॉर वेरिएंट 11। I am still here sitting downstairs. If you have a problem, if you have something to discuss with me, please come up and talk.
ये बातें किनारा, ये चंचल हवा